नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज हम फिर आ गए हैं इस चैप्टर के आगे की टर्म्स को पढ़ने के लिए। हमें ये समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर में जो भी चीजें दिखाई जा रही है, जो भी चीजें बताई जा रही है, वो केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब यही कॉन्सेप्ट आपको पूरी पढ़ाई में यूज होने वाला है। सो आप ठीक से इस पे प्रैक्टिस करेंगे। फिर मैं आपको ये चैप्टर को पूरी तरह से, इस बुक को दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे कैसे हमें और क्या क्या करना है। तो कुछ जनरल टॉपिक है, जो ज्यादा जरूरी टॉपिक है, उसको हम सबसे पहले आपके सामने ला रहे हैं। और फिर जो गहरी, इसमें गहरा और नॉलेज आएगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें आपको सारी चीजों के बारे में बताया जा रहा है। एक और बातें हैं कि हमने कल देखा था इक्वेशन बैलेंसिंग, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो ये मत समझना कि आपका कंप्लीट हो गया, ये मत समझना कि वो बात कंप्लीट हो गया, आप सीख गए। नहीं, उसमें जितना, जिस लेवल पे प्रैक्टिस के बाद कहा गया है, उसको आप एक बार प्रैक्टिस करें। मैंने कहा जिस लेवल तक आपको प्रैक्टिस कहा गया है, उस लेवल तक आपको उसको प्रैक्टिस में लेना है। तो करना क्या है? करना यह है कि अब हम उस टॉपिक से रिलेट होकर के एक टॉपिक हमारे पास और आता है, वो है स्टैक्योमेट्री। स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। ये स्टैक्योमेट्री क्या होती है, स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। दो बातों पे और ध्यान दीजिए। पहला, मैंने जो कल आपको कहा था ना, इक्वेशन बैलेंसिंग को कंप्लीटली आप पढ़ लो। फिर उसके बाद उसमें मैंने आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बताया था, यानी अनुमान विधि। दूसरा विधि है पार्शियल इक्वेशन बैलेंसिंग, यानी कि आंशिक समीकरण विधि। वो हम लास्ट में देखेंगे जब इस चैप्टर को क्लोज करने वाले होंगे। तो चलिए हम चालू करते हैं आगे की क्लास। तो देखें यहां से, ये स्टैक्योमेट्री क्या होती है, इसको थोड़ा समझ लें। स्टैक्योमेट्री, यहां पर ये शब्द जो है, हिंदी में एक शब्द आता है रस समीकरण मिति दोष। मिति, रस समीकरण मिति गणना। रस समीकरण मिति, ये शब्द क्या है, स्टैक्योमेट्रिक शब्द क्या है? थोड़ी सी धीरज से ये बात समझ में आ जाती है, थोड़ा समझे। मान लेते हैं हम ये कह रहे हैं कि NaCl का फॉर्मूला ये है, ठीक है। और आप जानते हो कि Na का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बता चुका हूं मैं, क्लोरीन का बता चुका हूं, सबको याद आ रहा होगा, 1735.5 1123, ये आप पढ़ चुके हो। तो इस सोडियम क्लोराइड में जो मास रेशियो जो है सोडियम का है 23:35.5। क्लोरीन का द्रव्यमान जब 35.5 ग्राम होगा, तब सोडियम 23 ग्राम होगा। मतलब यह हुआ कि मेरे पास एक जार में नमक है, इस नमक का मैं एनालिसिस करता हूं, इस नमक का मैं पता लगाता हूं कि कितना इसमें से सोडियम अलग कर पाऊंगा। ये नमक है NaCl, इसमें से अगर मैं पता लगाऊं कि कितना सोडियम अलग कर पाऊंगा, कितना क्लोरीन अलग कर पाऊंगा, तो जब मैं सोडियम और क्लोरीन को अलग करूंगा, वहां से नमक से मैं सोडियम अलग कर पाऊंगा और नमक अलग करूंगा। ये अलग कैसे करा जाता है अभी मत पूछिए, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री बची हुई है आपकी, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है। तो जब मैं इनको दोनों को अलग करूंगा, कितने ग्राम में से, अगर मैं इसको टोटल ग्राम को अगर मैं मान लूं, दोनों को प्लस कर दूं, तो कितना मिलता है, 58.5 ग्राम से मैं अलग करूंगा, तो मुझे सोडियम मिलेगा 23 ग्राम और क्लोरीन मिलेगा मुझे 35.5 ग्राम। ये जो रेशियो बनता है, फॉर्मूले में जो रेशियो है, अगर मैंने इसको कितना ग्राम लिया, 58 ग्राम लिया, फॉर्मूला कितना है, इसका मॉलिक्यूलर मास इतना है, और उस मॉलिक्यूलर मास में सोडियम 23 और क्लोरीन 35.5
है, मास समझ में आ रहा है दोनों का। अब ये मेरे पास मैंने उतना ही ग्राम मैंने रियल में नमक उठाया और उसमें से सोडियम और क्लोरीन को अलग करता हूं तो मुझे ये रेशियो मिलेगा। मतलब जो फॉर्मूले में जो रेशियो होता है ये वही रियल में भी ये रेशियो होगा। इसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। समझ रहे हैं? तो ये स्टोइकियोमेट्रिक यानी फॉर्मूला जो कहता है वही कहेगा उसका रियल, ये स्टोइकियोमेट्रिक कहलाती है। ठीक है। और यदि ऐसा हो गया कि मैंने फॉर्मूला में ये देख रहा हूं लेकिन मैं जब इसका 58.5 ग्राम लेता हूं और जब मैं रियल में इससे मैं सोडियम और क्लोरीन को अलग करता हूं, इस जगह से जब मैं अलग करता हूं तो सोडियम और क्लोरीन का रेशियो मान लेते हैं, सोडियम मुझे 24 ग्राम मिल गया और मुझे ये जो है अब जितना बचा आप सोच लो तो ये कितना होगा, 58 है ना, तो बोलो 58 में 58.5 24 तो कितना हुआ 5 4 3। यहां पर मुझे मिला 34.5 ग्राम मिल गया। रियल में रेशियो इतना है, मतलब 58.5 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास है। और मॉलिक्यूलर मास समझ रहे मेरी बात? तो एक बार आप ठीक से धीरज लगा के सुन लो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप समझ रहे हो? मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान दो। क्या बोला मैंने यहां पे? मैंने कहा सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 58.5 ग्राम। इसमें सोडियम जो है 23 और ये कितना हुआ 35.5 क्लोरीन। ये रेशियो फॉर्मूले में नजर आ रहा है। मैंने नमक लिया, वो कितना ले लिया मैंने, चलो उस चीज को मैं रियल एनालाइज करना चाहता हूं तो 58.5 ग्राम ले लिया। लेकिन अब मैंने इसमें से सोडियम अलग किया, क्लोरीन अलग किया, तो सोडियम मुझे 24 ग्राम मिला जबकि क्लोरीन कितना मिला 34.5 ग्राम मिला। टोटल मिलाकर इतना ही होता है ना। तो फॉर्मूले में जो रेशियो है और जो रियल में रेशियो आ रहा है वो एकदम अलग है। देख लो, ये 23 था और यहां पर ये 24 है। 23 35.5 जबकि यहां पर 23 34.5 मिल रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये रेशियो अलग आ रहा है। जब रेशियो अलग आ रहा है तो ये स्टोइकियोमेट्रिक ना होकर के नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो गया। तो स्टोइकियोमेट्रिक कब होता है? जब सेम रेशियो मिलता। तो याद रखो ये हमेशा रियल में इतना ही मिलेगा, ये स्टोइकियोमेट्रिक है। तो इस चीज को यहां पर आप देख लो, थ्योरी में वो चीज लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है देखो, जब कोई यौगिक अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है, जब कोई कंपाउंड, जैसे मैंने यहां पर NaCl लिया था, दूसरा ले लें Na2O ले लें, कैल्शियम क्लोराइड ले लें, C2H5OH ले लें, जो भी लें, C2H5OH ले लें, जो भी लें, उनमें जो एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स के मास में जो रेशियो होता है वही रेशियो यदि उसमें किसमें मिले, वो रियल में भी हो, तब उसे स्टोइकियोमेट्रिक कहते हैं। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, किसी कंपाउंड की शुद्धतम अवस्था में रस समीकरण मिति कहा जाता है। जब कोई यौगिक शुद्धतम अवस्था में होता है, शुद्धतम अवस्था में होगा मतलब क्या हुआ, अगर कोई दूसरी चीजें नहीं रहती उसमें, यानी वो जब क्या रहता है, वो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। यस, व्हेन अ कंपाउंड इट्स प्योरेस्ट स्टेट, तब ये स्टोइकियोमेट्री होता है, यानी कि फॉर्मूला में जो होता है वही उसके रियल में होगा। इसी चीज को दूसरे जगह पे लिखा गया है, यौगिक की सभी घटक उसी क्या लिखे, घटक तत्व मतलब होता है कंपोनेंट एलिमेंट, यानी जिनसे बना होता है वो तत्व उसी अनुपात में होते हैं जैसा कि उसके फॉर्मूले में होता है। समझ में आ गई क्या बोला मैंने? किसी भी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स होगा, जिस रेशियो में होता है, उतना ही अगर रियल में देखा जाए तो बिल्कुल उसी रेशियो में होगा। इसको स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। चूंकि इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा तकलीफ जाता है ना, इसीलिए थोड़ी से बच्चों को भी तकलीफ होती है। अगर आपको तकलीफ हो तो इनको 2-3 बार आप सोचेंगे, एकदम क्लियर आपको बता देगा ये। अब ये कैसे समझ में आएगा पूरी बातें? पूरी बातों को समझने के लिए पूरा क्लास पढ़ना पड़ता है। तो पूरी क्लास की तरफ चलते हैं। कुछ एक बातें, इस चीज का क्या यूज है,
ये चीज हमारे लिए कितना महत्व रखता है, इनको हम अब देखें। चलो, ये क्या हो गया? यार बंद कर। स्टैक्योमेट्री से हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, वो देखें। बंद करना पूरा। स्टैक्योमेट्री से हमें कौन कौन सा इंफॉर्मेशन मिलेगा वो पहले देख लें। ये सिर्फ जनरल नॉलेज है, इसकी बहुत बड़ा अभी फिलहाल यूज नहीं है। हमें इसमें कैलकुलेशन में जाएंगे तो बड़ा बड़ा यूज होगा। फिलहाल इसकी कुछ जानकारियों को देखें। इससे क्या फायदा होता है, क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। यहां पर दिखा है अणुओं की आपेक्षिक संख्या, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां पर इसी चीज को कहा जाता है रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी एक के तुलना में कितने दूसरे मॉलिक्यूल होंगे, इसकी पता चलेगा। समझ में आ रही बात है? मैंने क्या कहा कि अगर मैं यहां पर बात करूं कि कोई रिएक्शन हो रहा हो, जैसे मैं आपको रिएक्शन के बारे में, सिंपल रिएक्शन की बात करता हूं, कल ही देखे थे आप एक इस तरह की चीज है, 2HCl और आगे रिएक्शन कराएं, तो इसके एक मॉलिक्यूल के लिए ये दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करती है, यही मतलब है इसका। ठीक है, इसके एक मॉलिक्यूल के लिए ये दो मॉलिक्यूल, यानी कि इसका अगर मैं 4 मॉलिक्यूल यूज करता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो मुझे कितने मॉलिक्यूल लगेंगे इसके लिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 4 मॉलिक्यूल है, तो HCl कितने मॉलिक्यूल लगेंगे रिएक्शन होने के लिए? एक के लिए 2 है, तो 4 के लिए कितना होगा? 8। बात समझ में आ गई? यही बात ये कह रहा है। तो ये है रिलेटिव, क्या बोलते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पता चलता है। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मतलब आपेक्षिक, यानी तुलनात्मक, एक से दूसरे को तुलना करते हैं, तो किसका पता चलता है? तुलनात्मक रूप से मोलों की संख्या का पता चलता है। फिर आपेक्षिक द्रव्यमान, एक का मास दूसरे मास के साथ रिलेटिव मास, मतलब अगर मान लीजिए एक 5 मान लेते हैं, ए है और बी है, रिएक्शन के टाइम पे इसका 5 ग्राम और इसका 2 ग्राम लगता है, ठीक है। तो यदि मान लेते हैं इसका मैं अब ले लेता हूं 10 ग्राम, तो मुझे कितना चाहिए होगा? 4 ग्राम चाहिए होगा। तो यही एक रिलेटिव मास का की जानकारी देता है। तो क्या क्या पता चला? रिलेटिव क्या हुआ? आपेक्षिक संख्या हुआ अणुओं की, आपेक्षिक संख्या हुआ मोलों की, आपेक्षिक द्रव्यमान हुआ यानी कि मास में रिलेशनशिप, मोल में रिलेशनशिप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में रिलेशनशिप। फाइनल देखें, आपेक्षिक आयतन का भी पता चलता है। यानी आप देखो N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये सभी के सभी गैस हैं। अगर इसका 5 लीटर भाग ले रहा है वॉल्यूम में नाइट्रोजन का, तो अब बताओ, अभी इसके 1 लीटर है नाइट्रोजन, तो 3 लीटर क्या लग रहा है? हाइड्रोजन लग रहा है। तो अगर मैं इसका 5 लीटर ले लूं तो कितना लगेगा? 3 × 5, मतलब मुझे 5 लीटर अमोनिया लेना है रिएक्शन कराने के लिए, जिससे मुझे 5 लीटर मुझे नाइट्रोजन लेना है जिससे अमोनिया बने, तो मुझे हाइड्रोजन लेना पड़ेगा 15 लीटर। तो मुझे कितना लीटर हमको मिलेगा अमोनिया? बोलो, 5 दूनी 10। यस। तो ये सारी बातों का कैलकुलेशन करने वाले हम लोग, ये सिर्फ जानकारी है। तो क्या रिलेशनशिप है किसके बीच, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है ये बताया। तो किन किन के बीच में रिलेशनशिप पता चलता है इसमें? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मास एंड वॉल्यूम। रिलेटिव मॉलिक्यूल, रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव मास, और यहां पर होता है रिलेटिव वॉल्यूम का पता चलता है। तो ये कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं, इसलिए बोला मैंने ना, ये बहुत जरूरी है। थोड़ी थोड़ी जानकारी होने के बाद आप इसको बहुत बढ़िया यूज कर पाओगे। अब इसका संबंध कैसे होगा ये भी समझ लो। देखो, जो जानकारी, जो इंफॉर्मेशन मिलती है, लिखा है उपरोक्त वर्णन की सहायता से समीकरण द्वारा जो जानकारी मिलती है उसकी हम इस तरह से गणना करते हैं, इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या कैलकुलेशन होगा ये जरा देखेंगे। फर्स्ट है
द्रव्यमान द्रव्यमान के बीच में कैलकुलेशन करेंगे, मास मास कैलकुलेशन होगा। दूसरा होगा द्रव्यमान आयतन के साथ कैलकुलेशन होगा, मास वॉल्यूम के साथ कैलकुलेशन होगा, आयतन आयतन के साथ होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ कैलकुलेशन होगा। तो ये सारे कैलकुलेशन को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हुआ छोटा सा आपका नोट्स और छोटी सी इंफॉर्मेशन, लेकिन वर्क तभी होगा इसका जब आप न्यूमेरिकल करोगे। रियल में कहानी ये है कि ये सिर्फ कैलकुलेशन यानी न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल को समझो क्या है। अब चलो, ये तो थ्योरी था, इस थ्योरी का जानकारी होना जरूरी है। तो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, और ऐसा कैलकुलेशन छोटी क्लासेस में भी किए होंगे। थोड़ा सा और एक दो बातें बता देता हूं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है स्टैक्योमेट्री जो है, दो वर्ड्स है। फर्स्ट है स्टैक्यून यानी कि एलिमेंट, स्टैक्यून मतलब एलिमेंट्स, और मेट्रॉन मतलब मेजर यानी कि मापना गणना करना। ठीक है, स्टैक्योमेट्रिक होता है कि एलिमेंट्स को मेजर करना, एलिमेंट्स को मापना, मापना यानी नापना। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ रिलेटिव रूप में हम एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH4, CH4 कार्बन और हाइड्रोजन। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन के कितने ग्राम में W1 में, हाइड्रोजन W2 कितना है, यह पता लगना है। मतलब एक के बारे में पता है तो दूसरा कितना ग्राम है यह पता लगाना है। यही है मेजरमेंट, एलिमेंट्स का, अलग अलग एलिमेंट्स का पता लगाने के लिए, अलग अलग कंपाउंड का पता लगाने के लिए। तो एक दूसरे रिएक्शन के साथ कंपाउंड हो गया, और रिएक्शन कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं तो कंपाउंड कितने ग्राम में कितने लगेंगे, ये पता लगाने के लिए इसका हम रिलेशनशिप देखते हैं। तो चलिए देखें, अभी बाकी बहुत सारी बातें हैं इसमें। ठीक है, रस समीकरण में थी रासायनिक क्रिया में शामिल अभिकारक एवं उत्पाद, अभिकारक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल अभिकारक एवं उत्पाद के भारों की गणना की चर्चा करते हैं। मतलब यह बोला गया है कि अभिकारक तथा उत्पाद की मात्रा के बीच में संबंध का अध्ययन करते हैं। किसका? केमिकल रिएक्शन। एक मिनट यहां पर देखिए, इन अदर वर्ड्स, हाँ, द रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट क्वांटिटीज। अभिकर्मक रिएक्टेंट, जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट होता है और बनता है प्रोडक्ट। ये रिएक्शन है। अभिकर्मक यानी जो भाग लेता है रिएक्शन में, और जो बनता है वो है प्रोडक्ट। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, उन्हीं संबंध का अध्ययन करते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं स्टैक्योमेट्री में। तो चलो, ये तो कुछ थ्योरेटिकल बातें हुई। चलिए अब चलते हैं यहां से, एक छोटा सा एग्जांपल करके देखें तो शायद बहुत सारी चीजें हमें जानकारी में मिल जाएगा। बेटा आप छोटी क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे इस तरह का, लेकिन आपको एहसास नहीं कि आपने स्टैक्योमेट्री किया है। वही चीज मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। ध्यान से देखिए क्या कहता है, क्या बोल रहा है। मीथेन, 16 ग्राम मीथेन के दहन से उत्पादित यानी उत्पन्न होने वाले जल की मात्रा की गणना कीजिए। ग्राम में हम जल की मात्रा की गणना करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम मीथेन को जलाने पर, दहन मतलब होता है जलाना, कंबशन मतलब जलाना, जलाने पर, जलाने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी पूर्ण ऑक्सीकरण। और आपने सुना होगा ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर कितना जल बनेगा, कितना पानी बनेगा, यह बताना है। ठीक है, अब ये इस बात को सोचने के लिए हमें क्या करना है, देखो अब यहां पर तो कोई रिएक्शन लिखा नहीं है, कई न्यूमेरिकल मिलेगा जिसमें रिएक्शन लिखा हुआ रहेगा, कई जगहों पर आपको अपने हिसाब से रिएक्शन बनाना होगा। तो मेरे हिसाब से सिंपल रिएक्शन आप बना ही सकते हो।
हाँ चलिए देखिए यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। जो कहा गया उसको समझते हैं। 16 ग्राम मीथेन है बोला है और उससे उसको जलाया गया है बोला गया है और जल बनता है बोला गया है। चलो सोचें। तो एक रिएक्शन मिलेगा आपको, रासायनिक अभिक्रिया मिलेगा। रिएक्शन क्या मिलेगा? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला पता है ना आपको? बोलो। CH4। CH4 जलाने का मतलब क्या मैंने बोला? पूर्ण ऑक्सीकरण, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो O2 से रिएक्शन करा दो। बिल्कुल साफ है। जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरह से जलाओगे तो सारा जो कार्बन है वो कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और सभी हाइड्रोजन जो है इसके साथ मिलकर के H2O बना लेगा। कोई भी चीज जलाओ, जो भी कार्बनिक पदार्थ है, अब समझ रहे हो मेरी बात? इसको बैलेंस करो। हाइड्रोजन कार्बन कितना? 1, उधर भी 1। कल तो बैलेंसिंग बताए थे, इसीलिए इसको पढ़ना करके बैलेंसिंग बताया था मैंने। हाइड्रोजन 4 है और इधर हाइड्रोजन कितना बेटा? देखो तो हाइड्रोजन 2 है, तो 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हो गया। अब देखो हाइड्रोजन और कार्बन तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन चेक करो, 2 और 2 4, यहां पर सिर्फ 2 है तो मैंने बैलेंस कर दिया। ये किसी भी चीज को ऐसे ही जला सकते हो, किसी भी चीज का दहन करा सकते हो, कंबशन करा सकते हो। समझ रहे हो? ऐसे ही करना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये तो मीथेन के लिए बताया और कुछ प्रैक्टिस और करा देता हूं। मैं पूछूंगा C2H5 नहीं C2H6 है, इसको जलाना है, क्या आप जला पाओगे? बोलो, कर पाओगे? करके देखो कॉपी में सबके सब। चलो क्या होगा? बोलो क्या होगा बेटा? बोलो जल्दी से। कार्बन जो है ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? H2O। देखो ये कंबशन हो गया। किसी भी कार्बनिक पदार्थ को इसी तरह से आप कंबशन कराओगे, क्या होगा देखो तो। और इधर कार्बन 2 है, इधर 1 है, मैंने 2 करा। इधर हाइड्रोजन 6 है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करो कितना है। इधर तो 2 है, इधर है 4 और 3 7, 7/2। सर हमें 7/2 नहीं लिखना है, यानी बाई 2 जो है उसको हटाना है, तो यार 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? कल तो बताया था ये चीजें। C2H6 और ये हो गया 7, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 7 दूनी 14, 14/2 यानी कि 7। O2 gives 4 CO2 प्लस 6। अब तो हो गया वो प्रॉब्लम खत्म कि हम 7/2 लिखे थे, उसकी जगह ये लिखेंगे। दोनों राइट है, दोनों राइट है, दोनों कोई गलत नहीं है, पर इस तरह से लिखने की आदत है तो हम इसी तरह से लिखते हैं। कोई भी चीज उठा लो, अल्कोहल, अल्कोहल को जलाओ, जो भी कार्बनिक पदार्थ है जलाओगे तो इसी तरह से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। चलो मैं बोलता हूं इथाइल अल्कोहल, ये होता है C2H5OH, इसको जलाओ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, तो 2 चीजें बनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये आनी चाहिए आपको काम। तो क्या हुआ बताओ तो जरा। कार्बन 2 है, मैंने 2 लगाया। हाइड्रोजन 6 है तो मैंने यहां पर 6 लगाया, तो कितना? 3 से हो गया 6। ऑक्सीजन कितना है बताओ? 4 और 3 7, यहां पर 1 हो गया, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 हो गया। तो कोई भी कार्बनिक पदार्थ को जब जलाते हो तो ऐसा ही होना है। तो कोई मतलब रिएक्शन समझ जाए, जलाने वाला रिएक्शन समझ में आ गया, तो जब भी कोई चीज जलाओगे तो जलाने वाला रिएक्शन कर सकते हो। बिल्कुल अब आसान हो गया। अब चलते हैं आगे। CH4 O2 से रिएक्शन करती कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। अब हमें क्या जानना चाहिए बेटा? एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूं, उस पर ध्यान देना। एक है, इसके बाद M कैलकुलेट कर लो। M, ये M क्या है कोई बताएगा? इसमें M कैलकुलेट कर लो। M मतलब रिएक्शन बनाओगे, क्वेश्चन देखोगे, रिएक्शन बनाओगे, रिएक्शन बाद M। M क्या चीज है? अणुभार, मोलार मास। और मोलार मास डेली पढ़ रहे हो, अणुभार निकालना डेली पढ़ रहे हो, सो अणुभार कैसे निकालोगे बताओ? CH4 देखो किसके किसके बीच रिलेशन पूछा गया है? CH4 और जल के बीच। तो CH4 और जल को ही चूज करोगे, बीच में कोई लफड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं करने की जरूरत है, कोई मतलब नहीं इन सब के बारे में कैलकुलेट करने की। ठीक है,
तो जिसके जिसके बीच हमको संबंध लेना है। तो हमने CH4 के मॉलिक्यूलर मास को हमने m1 माना और C कितना पानी का हमने माना m2। अब दोनों को कैलकुलेट करो, कितना मास इस रिएक्शन के अंतर्गत कितना मास है वो चेक करो। एक कार्बन है तो होता है 12, एक हाइड्रोजन का होता है तो कितना होता है 1 इंटू 4, 4 बार है तो कितना 4, तो टोटल मास किसका कितना हुआ, इसका 16 हुआ। तो ये 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट इसका यूनिट होता है। पानी का कितना होगा बोलो, हाँ जी, एक H2O का कितना होगा, H2O का एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 2 हाइड्रोजन के लिए हो गया 2, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, यानी टोटल कितना हो गया बेटा 18। तो इसका मॉलिक्यूलर मास 18 हो गया, लेकिन यहां पर 2 पानी है तो 2 इंटू 18 तो कितना हुआ 36। तो इस तरह से ये 36 हो गया, इन दोनों के बीच में संबंध हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना बोला है, ये जल की मात्रा W। तो मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बना के चलता हूं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। एक्चुअली इस जगह पर बच्चे आसानी से नहीं समझते हैं, तो उनको इजी बनाने के लिए बड़ा इजी सा ट्रिक यूज करूंगा, वो है एक फॉर्मूला यूज करो आप। अच्छा, अब देखो थोड़ी सी बात है, अब इतना तो दे दिया गया, इसी के साथ मीथेन 16 ग्राम है दिया, देखो तो W1 इज इक्वल टू 16, ये दे दिया गया है ग्राम। पानी का ग्राम निकालना है तो W2 ले लेते हैं, कितना क्वेश्चन मार्क। एक फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो रिएक्शन लिखे, अणुभार लिखे, जो दिया है जिसके लिए वो वैल्यू लिख दिए, फाइनली एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला है W1 बाई W2 इज इक्वल टू M1 बाई M2। बोलो कैलकुलेट हो जाएगा, बोलो W1, अब यहां पर देखो W1 की वैल्यू कितनी है 16 बाई W2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू M1 की वैल्यू 16, तो M2 की वैल्यू कितना है वहां पर लिखा है 36, तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो 16 इंटू 36 बाई 16, तो क्या 16 16 कट गया तो क्या मिला, वैल्यू कितना मिला बोलो 36 ग्राम। ठीक, तो हमारे पास हो गया, ये आंसर हो गया कि जो पानी मिलेगा वो कितना मिलेगा 36 ग्राम मिलेगा। बस एक क्वेश्चन को समझने के बाद कोई भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर सकते हो। आप एक काम करो, नोट करो, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। पहले जो नोट करना है, जैसे नोट करना है आप नोट करिए। इसी तरह से भैया CH4 के नीचे ही उनकी वैल्यू लिखना है, पानी के नीचे पानी ही लिखना है, और इस जगह बीच में नहीं घुसाना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मेरे पास बोर्ड उतना ही बड़ा रहता है, मैं फैला नहीं सकता पेपर, ये उसके नीचे काम करना है। ये करने के बाद ये नीचे, फिर उसके बाद ये नीचे, फिर आंसर। ओके चलो, हाँ चलिए, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मैं आपको, इसको आप नोट करिए, फिर न्यू क्वेश्चन दूंगा, उसको बना के दिखाना है आपको। चलिए, नोट हो गया क्या? अजय, मनोज, भुजेंद्र, संजीव, भारती, चलिए हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को बना के देखो कैसे बनेगा। दहन के पश्चात 22 ग्राम CO2 उत्पादन के लिए कितने मीथेन की मोलों की संख्या लगेगी? यहां पर मास के साथ मोल की बातें आ रही है, मतलब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। आफ्टर कंबशन 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस? क्वेश्चन को थोड़ा समझो, मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप एक बार समझने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता तो बात कंप्लीट हो जाएगा, बात बन जाएगी। तुमसे बन जाएगा क्वेश्चन? बना के दिखाओ, सॉल्व करके दिखाओ, कैसे सॉल्व करोगे?
जब हम इस आज मान के चलो कि हम उस स्टेज से होकर गुजर रहे हैं जब हम पूरी बेसिक इस चैप्टर का कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसमें गहरे पार्ट में जाने वाले हैं। सो आप पूरी मेहनत के साथ हमारे क्लास के साथ जुटे रहिए, तो देखिएगा कितना मजा आएगा। अब थोड़े हैवी चीजें आने वाली हैं। यहां तक जो बच्चा क्रॉस कर लिया केमिस्ट्री का ये पोर्शन, तो अब इधर से इस चैप्टर के पोर्शन में उनको समझ में आने लगेगा। अगर ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है तो उसके बाद उनको तकलीफ होना शुरू हो जाता है। यही एक खास बात है। सो इसीलिए बोलते हैं कि आप इस लेवल को क्रॉस करना जरूरी है। इसी लेवल को क्रॉस करने के लिए हमने इतनी कुछ बेसिक चीजों को, हम इसी लेवल को क्रॉस करने के लिए भी हम यूट्यूब में क्लास दे देते हैं, तो याद रखिएगा। लेकिन उसके बाद की चीजों को यूट्यूब में हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उस लेवल को क्रॉस करने की हिम्मत यूट्यूब वाले बच्चों को, जो बच्चा हमारा कोर्स नहीं लिया हुआ है वो नहीं कर पाता है। तो वही बच्चा कर पाता है जिनको पढ़ने में जुनून है, जो करना चाहता है। तो इसीलिए हम जो स्पेशल जो आपको कोर्स की बात करते हैं ना, इस लेवल को क्रॉस करने वाली चीजें हम जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए करते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो चलो देखो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन देखो, ट्राई करो, क्वेश्चन देखो, ट्राई करो। अब चलो मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं, देखो क्या बोला गया है। मैं फिर से इसके बाद फिर हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा टाइम देते जाऊंगा सॉल्व कराने के लिए। तो देखो क्या सॉल्व करते हैं। इसके दहन के पश्चात CO2 बना इतने ग्राम, किसके कंबशन से कितने मोलों की जरूरत पड़ेगी? कंबशन हुआ मीथेन का, तो सेम रिएक्शन, रिएक्शन सेम होगा। CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस 2H2O, यानी ऑक्सीजन हमारे पास कितना यूज हुआ? 4 टाइम, यानी 2O2। किसके किसके बीच संबंध लेना है? अभी हमें रिलेशनशिप इन दोनों के साथ करना है। तो क्या क्या मिला यहां पे? हमें क्या जानकारी है? हमें जानकारी है कि इसका M1 होगा 16, यानी अणुभार 16 होगा। CO2 का कितना होता है आपको कैलकुलेट करें तो आता ही है, तो इसके लिए हम M2 मान लेते हैं 44, मान नहीं लेते हैं, होता है मॉलिक्यूलर मास। C 1 है तो 12 हुआ, ऑक्सीजन 2 है तो कितना हुआ? 16 होता है ना इसका एटॉमिक मास, तो कितना हुआ? 16 दूनी 32, 32, टोटल कितना होगा? 44। सबको पता है। तो चलिए अब क्या बोल रहा है, अब W करते हैं। तो इसका होगा W1 और इसका होगा W2। तो कार्बन डाइऑक्साइड को W2 मान रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का दिया गया है, कितना दिया गया? देखो 22 दिया गया, 22 ग्राम। ठीक, इसका हमें पता लगा लेने, सबसे पहला काम तो यही करना। बोले सर ये तो मीथेन की मोल कैलकुलेट करने के लिए आप तो मास निकालोगे। भैया मोल मिल गया, मास मिल गया, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है? W/M होता है, ये तो कैलकुलेट हो जाएगा। इसके पीछे क्या पड़ेगा? मैं डायरेक्ट मोल निकाल सकता था, डायरेक्ट मोल निकाल सकता था, ध्यान रखिएगा, पर वो नहीं कर रहा हूं। वो बता दूंगा जस्ट थोड़ी देर में कैसे निकालेंगे, ठीक है? थोड़ी देर में बताता हूं। जस्ट देखिए, ये जब सीखने लगोगे ना तब आसान होने लगेगा। तो हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है हमारा? W1/W2 is equals to M1/M2। फिर W1 कैलकुलेट करना है। W1 is equals to M1 into W2/M2। तो W1 is equals to M1 कितना है? M1 है 16, W2 कितना है? 22, और M2 कितना है? 44। कितना हुआ? 22/44, यानी कि 1/2, 2 बार कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16/2, यानी कि 8 ग्राम। 8 ग्राम हमारे पास क्या है? मीथेन है। मीथेन का मास मिल गया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है मोल कैलकुलेट करने के लिए? N इज इक्वल टू W/M। तो ये कितना दिया है? 8।
और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? m की वैल्यू 16 है, कितना हुआ? 1/2 यानी कि 0.5 मोल आंसर है। तो कितना लगा? मीथेन कितना है हमारे पास? तो मीथेन के मोलों की संख्या हो गई कितना? 0.5 मोल। ये हो गया था तुम्हारा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे। इससे पहले वेरी गुड मनोज पाल, ब्रजेंद्र, ओके ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व करते जाइए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाला कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। What will be the mass of copper oxide obtained? कितने मास कॉपर ऑक्साइड का प्राप्त होता है बाय हीटिंग 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर कितने ग्राम कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगा, यह आपको पता लगाना है। चलिए कोशिश करिए, बना के देखिए। चलो सोचना है, नहीं होता है यही तो मजेदार बात है ना। जो चीज नहीं बन रहा है उसी में तो वीडियो गेम है क्या? जिस चीज को क्रॉस करने में हमें मेहनत करना पड़ रहा है वही तो वीडियो गेम है क्या? वीडियो गेम वो नहीं होता है कि इजीली हो गया हो गया हो गया, क्या मजा है? कुछ नहीं, वो खाली है पूरा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हो गया? चलिए अब सोचो क्या कर रहे हो, सॉल्व करते हैं। तो भैया कॉपर कार्बोनेट को गर्म करना है, तो कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा वो से चेक करिए। CuCO3 कॉपर कार्बोनेट है, इसको हीटिंग करते हैं तो मिल जाएगा CuO प्लस CO2। अब कॉपर कार्बोनेट का मास दिया गया है और इसको पता लगाना है, तो इन दोनों के बीच में हमको वर्क करना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि कॉपर कार्बोनेट का मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास। तो M1 इसके लिए हो जाएगा M2, ये W1 और इसके लिए हो जाएगा W2। तो ये कैलकुलेट करना है और ये वैल्यू दी गई है कितनी? 12.35। इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, कहां से? मॉलिक्यूलर मास। तो CuCO3, Cu का एटॉमिक मास है 63.5। एक्चुअली आपको मैंने याद कराया था Cu कितना 29, 63.5 याद करा। देखो आप लिस्ट चेक करो परमाणु भारों का, ठीक है, अणु भार क्या पता परमाणु भारों का मान, यानी कि जैसे कार्बन 6, 12, हाइड्रोजन 1, 1 ऐसे करके याद कराया था ना। वो लिस्ट जिन बच्चों को याद नहीं है वो आगे सोचना ही मत बेटा, आगे की पढ़ाई इतनी आसान हो जानी है आपके लिए, तो तकलीफ होने वाला है। तो कितने तुमको याद हो गया पूरा? चलिए आप सबको भी याद होना चाहिए। हाँ तो चलो देखें, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है, वो भी 3 ऑक्सीजन है, तो 16 3 48 48 कितना हुआ 5, 5 और 8 कितना होगा 13। अब कितना होगा 6 और 6 12, कितना मिल रहा है? चलो 123.5। यस चलो अब किसका पता लगाना है? कॉपर ऑक्साइड CuO का, CuO का। तो CuO का कितना होता है 16, तो कितना होगा 5 9 7 97.5, तो 97.5। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर बना भी दिए हैं। यस कितना है 79, सॉरी 79, 79.5। ये हो गया दोनों का। फॉर्मूला आपके पास है बेटा, देखिएगा जब स्कूल खुलेगा ना तब देखिएगा कितना तकलीफ से पढ़ाया जाएगा और आपका फ्रेंड
से आप बेहतर कर लोगे, तुरंत तुरंत सॉल्यूशन करोगे। जब एमसीक्यूज बनाना होगा तो एकदम फास्ट मेथड है ये, ठीक है। सॉल्यूशन भी ऐसे ही कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, W1 by W2 इज इक्वल टू M1 by M2। क्या कैलकुलेट करना है, W2, तो क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू W1 इंटू M2 बाई M1। तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 किसका मास है, कॉपर ऑक्साइड का। बोलो इसमें क्या क्या करेंगे, W1 कितना है, 12.35 इंटू M2 79.5 बाई ये कितना हो गया, 123.5। आपको आंसर मिल गया बेटा, ये एक बार जाएगा और ये 10 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 1/10 हो गया, तो ये हो गया 7.95 ग्राम। कैलकुलेशन में तकलीफ ना हो, इस तरह की चीजें मैं आपको दिया हूं ताकि आपको सिखा सकूं, नहीं तो कैलकुलेशन में अटक जाते हो आप लोग, तो वो परेशानी ना हो। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। अब चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसको बना के देखिए। ये क्वेश्चन है, ये बहुत सारी बातें कह के जाएगा। चलो इसको बना के देखो, हम आज की क्लास में ये इनको फाइनल क्वेश्चन लेंगे। शुद्ध है, शुद्ध है, प्योर। देखो पढ़ो एक बार और बताओ, हो गया। चले देखिए क्या लिखा है, 200 किलोग्राम, क्या लिखा हुआ है, शुद्ध 95% लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 200 किलोग्राम जो लाइमस्टोन है जिसमें 95% कैल्शियम कार्बोनेट है। आपने पढ़ा है तो ये बात एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या बोला गया, 95 ग्राम ये है, परसेंट ये है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इस परसेंट के हिसाब से हम इसका मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहला काम करते हैं, इसको मास कैलकुलेट करते हैं। तो देखें, मास कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज वाला फॉर्मूला आपको पता है ना, सॉल्व करते हैं। चलिए आपके लिए सिंपल कर देते हैं। परसेंट वाला फॉर्मूला ये होता है, एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू एक्स इंटू 100 बाई टोटल। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो मेरे पास अभी क्या दिया गया है, 95% दिया गया है। एक्स इसकी मास है, एक्स मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का मास है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इंटू 100 बाई 200। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2, तो हो गया 95 इंटू 2 यानी कि कितना हो गया, 190 ग्राम। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसमें कुछ इंप्योरिटीज है, तो उसमें वो प्योर कितना है, शुद्ध कितना है, 95%। तो 95% जो प्योर है वो कितना, वो किस चीज को दिखाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास कितना है, 190 ग्राम। अब चलो वो रिएक्शन की बात करते हैं। फिर रिएक्शन की बात करते हैं। तो रिएक्शन कितना है, देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए M1 इसका मास कितना है, ये 100 आएगा, चेक कर लेना, 100 AMU। और इसका कितना आएगा, 40 धन 16 56। तो M2 आया 56। यानी सबसे पहले मोलार मास चेक कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि W1 ये कितना दिया, इसका मास कितना है, 90। तो इसका कितना आएगा, W2 कैलकुलेट करना है, यही तो पूछ रहा है कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। तो फॉर्मूला आपके पास है, W1 by W2 इज इक्वल टू M1 by M2। W2 कैलकुलेट करना है, W2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ W1 इंटू M2 बाई
M1, यस, ठीक है। अच्छा, अब बताओ कितना होगा W2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W1 190 N2, अब बोलो कितना होगा M2, M2 कितना है 56 बाई M1 कितना है 100। कैलकुलेट करो कितना आया, W2 इज इक्वल टू कितना आया 106.4 किलोग्राम, किलोग्राम है तो किलोग्राम ये